ठीक है, तो हम केंद्रक और केंद्रिका की बात कर रहे थे। ये जो केंद्रक होता है, उसके अंदर क्या है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिन से जो बनता है। अब केंद्रक और केंद्रिका में अंतर क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें जीव के आनुवंशिक जो केंद्रक होता है, इसमें जीव की आनुवंशिक जानकारी निहित होती है, ठीक है? और ये केंद्रिका जो होती है, ये केंद्रक का घटक है। इसमें क्या हो रहा है, जो केंद्रक हो रहा है, उसमें क्या है, जो गुणसूत्र होते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा होती रहती है। यह क्या है, केंद्रक का घटक है। दूसरा क्या है, यह 2 झिल्लियों से घिरा होता है। जो हमारा केंद्रक होता है, उसमें क्या होती है, झिल्ली होती है, मतलब कवर होता है। यह झिल्ली से घिरा, मतलब केंद्रिका जो हमारी होती है, वो झिल्ली से नहीं घिरी हुई होती है। यह जो केंद्रक हमारा होता है, यह कोशिका की कार्यप्रणाली और संरचना को नेट ने बहुत अच्छी की है। अगला पॉइंट है हमारा साइटोप्लाज्मा। ठीक है, यह कोशिका का वह भाग है जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक जाल न्यूक्लियर इनवेलप के मध्य पाया जाता है। इसकी आंतरिक परत में एंडोप्लाज्म और बाहरी परत में एक्सोप्लाज्म नाम से जाना जाता है। साइटोप्लाज्म में साइटोसेल से बना होता है। इसमें अनेक कोशिकांग व अन्य उत्पाद जैसे स्टार्च व लिपिड्स पाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो केंद्रक के बाहर और जो प्लाज्मा झिल्ली हो गई और जो हमारी कोशिका जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली हो गई या केंद्र की जो हमारी झिल्ली हो गई, उसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर से दिखाई, तो ये जो हल्का हल्का ग्रीन कलर का है जो डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, लिपिड्स हो गए, ये सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेगुलेटम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेगुलेटम यह प्रमुख कार्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली आदि के निर्माण करने वाली प्रोटीन्स, ठीक है, तो झिल्लियों का निर्माण करने वाले प्रोटीन्स व वसाओं का परिवहन परिवहन करना। इसमें से कुछ भागों पर किनारे राइबोसोम्स लगे होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेगुलेटम। ठीक है, पहले क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेगुलेटम। इसमें संश्लेषण और के लिए राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें संश्लेषण के लिए राइबोसोम्स पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेगुलेटम, इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं और इनका उद्देश्य लिपिडों के स्त्राव होता है। इसमें लिपिडों का स्त्राव होता है। तो ये क्या काम करते हैं, जो कोशिका झिल्ली जो बनाई जाती है, जो केंद्रक झिल्ली जो बनती है, ये उसके लिए काम करते हैं। इसके लिए प्रोटीन और वसाओं का परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। राइबोसोम्स, यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण द्वारा प्रोटीन का निर्माण करती है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसका नामकरण रॉबर्ट ने किया था। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम्स। ध्यान दीजिएगा, कभी पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला है ग्लाजी कायम, या इसको हम लोग ग्लाजी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज कैमलोग्लॉजी ने की थी। यह सूक्ष्म नलिका, ठीक है, ट्यूब्स के समूह तथा थैली का बना हुआ होता है। यह कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, ठीक है, कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की थैलियों के रूप में पैकिंग करता है। ठीक है, अन्य पदार्थों की थैलियों के रूप में पैकिंग करता है। प्रोटीन हो गया, उसकी क्या पैकिंग करता है, पैकेट बनाता है और उन्हें गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। जिस तरह से एक लेटर भेजा जाता है ना, मतलब के अंदर रख करके उसको जहाँ भेजना है वहाँ भेजा जाता है। तो ये ध्यान दीजिए, क्लासिक काया क्या काम करती है, ये क्या प्रोटीन्स के पैकेज बना करके और जहाँ भेजना होता है वहाँ पे ये भेजता है। और कुछ पदार्थों का कोशिका से बाहर भी
और कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर भी निकाला जाता है। इसे कोशिका का यातायात कहते हैं, यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। ठीक है, जो हमारी कोशिका है ये क्या काम करती है? यह कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की थैलियों के रूप में पैकिंग करती है। ठीक है, फिर उसको जिस स्थान में पहुंचाना है वहां पहुंचाती है और कुछ पदार्थ कोशिका से बाहर से निकल जाती है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम्स का निर्माण भी करती है। अब लाइसोसोम इसकी खोज डी वीवो ने की थी, जो कि सूक्ष्म गोल और एक हरी झिल्ली में घिरे थैलीनुमा संरचना होती है। इसका प्रमुख कार्य आने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विषाणुओं का पाचन। ठीक है, आने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विषाणुओं का पाचन करना। अतः यह एक प्रकार की कोशिका की कचरा निपटान प्रणाली है। ठीक है, गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम। इसमें 24 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाती है। एंजाइम स्वयं की ही कोशिका को समाप्त कर देते हैं। मान लीजिए अगर कोशिका, जैसे कि कोशिका जो हमने बताया कि खराब होती है, वो अपने आप क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। वो इसी के माध्यम से लाइसोसोम जो होता है, ध्यान रखिए कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली। कि अगर कोशिका में कोई खराबी आती है तो ये क्या करती है, उस कोशिका को खत्म करती है। जो उसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जो इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और या विषाणु जो आते हैं उनको क्या करती है, उनका पाचन का कार्य करती है और एक तरीके से जो कूड़ा कचरा जो होता है उसको समाप्त करने का काम। इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है जब किसी कोशिका में कोई खराबी आती है तो उसके एंजाइम्स होते हैं उसी मतलब कोशिका को खत्म कर देते हैं। अगला पॉइंट है माइक्रोकांडिया। इसकी खोज आर्टमैन ने की थी और इसका नामकरण ब्रेंडा ने किया था। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। यह ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यही होता है। ठीक है, यह ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यही होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए इसे कोशिका की शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं जो ऊर्जा, जो कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। जो जो भी हम लोग खाते पीते हैं, क्या कार्बनिक पदार्थ होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। जो हम लोग श्वास छोड़ते हैं उसकी वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है वो पूरे जो उसमें जो ऊर्जा का उत्पादन करती है और सेल में और अलग अलग भागों में पहुंचाती है। अगला है लवण, प्लास्टाइड। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। देखिए, ध्यान दीजिए, ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। जबकि माइक्रोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये जीव कोशिका में भी पाए जाते हैं। और हमने जो पढ़ा था कि सेल वॉल जो होती है वो किसमें होती है, सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही। ठीक है। तो जो लवण होता है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है तथा जीव कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। इसका अपना स्वयं में जीनोम होता है और विभाजित होने की क्षमता भी रखता है। लवक के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। वर्णी लवक, यह रंगीन लवक होते हैं। ये प्राय लाल, पीले और नारंगी अब आ रही थी। अब हमने थोड़ा सा तेज किया है, देखते हो जाती है।
वर्णी लवक की बात कर रहे हैं। यह रंगीन लवक होते हैं और प्रायः लाल पीले और नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, बीज आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, वर्णी लवक ध्यान दीजिए। वर्णी लवक जो होते हैं कहाँ पे? पुष्प, बीज आदि में पाए जाते हैं। ये लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग होते हैं, जो पौधों को जो कलर होता है उसको बनाते हैं, कलर को दिखाते हैं। ये बीजों आदि में पाए जाते हैं और परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। क्रोमोप्लास्ट। अगला है हरित लवक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। इसमें हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है, जो पादपों के प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। पादपों के प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हरित लवक की बात कर रहे थे। यह हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है, जो पादपों के प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। इसलिए इसे क्या सर है? आवाज आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। नेट के कारण जो है स्पीड, क्या किसी को आवाज आ रही है क्या? नेट की स्पीड थोड़ी डाउन है, इस वजह से आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? ठीक है, अब आवाज आ रही है। अब मुझे लगता है थोड़ी आ रही होगी जहां तक है। आप देखिए, इसको रीड करते रहिए, जो भी है कोई हम अलग से तो बता नहीं रहे हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है वही रिपीट कर रहे हैं। और ये लगभग चैप्टर खत्म होने की तरफ है। ठीक है, हरित लवक हो गया। अवर्णी लवक होता है, यह रंगहीन लवक है, जो सूर्य के प्रकाश के वंचित पादपों के अंग जैसे जड़, भूमिगत तना आदि में पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के रूप में भोजन का संचय करते हैं। अगला है हमारा रसधानी या रक्तिका। यह कोशिका के निर्जीव रचना यह कोशिका के निर्जीव रचना ठीक है, यह कोशिका की निर्जीव रचना, जो पादप कोशिका में प्रायः बड़ी और केंद्र में स्थित होती है और जंतु कोशिका में छोटी और अस्थायी होती है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। यह पादप कोशिका की दृढ़ता प्रदान करती है। यह चयापचय से उत्पन्न विषैली उप उत्पादों का संचय करती है, स्टोर करती है। प्रेक्सोसीसोम। ठीक है, यह छोटा और गोल जैसा कोशिकांग है। इसमें शक्तिशाली ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाया जाता है, जो कोशिका के विषैले पदार्थों को कोशिका से बाहर करते हैं। ठीक है, ये छोटे और गोल जैसे कोशिकांग है, जिसमें शक्तिशाली ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। यह कोशिका के विषैले पदार्थों को कोशिका से बाहर करते हैं। तारक काया। ठीक है, सेंट्रोसोम्स। यह केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। इसकी खोज बोबरी ने की थी। इसके अंदर एक या दो कण जैसी संरचना पाई जाती है, जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं।
तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है, ये इसके पार्ट होते हैं। अब ये दोनों में डिफरेंस जो है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में होता है। हम दोनों की तुलना करते हैं। जंतु कोशिका प्राय आकार में छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका आकार में जंतु कोशिका से बड़ी होती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जबकि सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पादप कोशिका में। लवक युगलीना को छोड़कर अन्य जंतुओं में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, लवक युगलीना को छोड़कर अन्य जंतुओं में अनुपस्थित रहता है। लवक जो पादप कोशिका होती है सब में उपस्थित होता है। रसधानी रक्तिका बहुत छोटे और अस्थायी होते हैं। विकसित पादप में रसधानी रक्तिका बड़ी होती है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। ठीक है, जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है, इसका आकार लगभग आयताकार होता है।